वेलकम टू ओम क्लासेस। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पार्ट 2। देखें, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में जब परावर्तन होगा तो हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए, उनकी दूरियों के लिए कब ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे और कब धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे। दर्पण का जो ध्रुव है P, उसको मूल बिंदु मानेंगे। मूल बिंदु का अर्थ है कि जो भी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी और मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है। चित्र में हम देखें, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये जो बिंदु P आपको दिखाई दे रहा है, इसको मूल बिंदु मानेंगे। मूल बिंदु मान के यहीं से सारी दूरियां मापी जाएगी। अब हम देखें, प्रकाश की जो आपतित किरण है जो दर्पण की ओर आ रही है, वो बाईं ओर से दाईं ओर आ रही है। और यदि हम दर्पण के सामने की दूरियों को मापेंगे तो हम प्रारंभ करेंगे दर्पण के ध्रुव से और मापते हुए प्रकाश किरण के विपरीत दाईं ओर से बाईं ओर जाएंगे। तो जब भी हम प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दूरियों को मापेंगे तो वो दूरियां ऋणात्मक होगी। और यदि दूरियां हम दर्पण के पीछे की ओर मापेंगे तो पीछे की ओर जब मापेंगे तो हम बाईं ओर से दाईं ओर दूरी को माप रहे हैं, क्योंकि शुरुआत हम दर्पण के ध्रुव P से करेंगे। तो बाईं ओर से दाईं ओर मापेंगे और प्रकाश किरण की दिशा भी बाईं ओर से दाईं ओर है। तो जो दूरियां हम दर्पण के पीछे मापेंगे वो प्रकाश किरण की दिशा में होगी। तो इन दूरियों को धनात्मक निरूपित करेंगे और दर्पण के सामने की दूरियों को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। अब हम देखें, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो ऊंचाई है उसको धन और मुख्य अक्ष के नीचे की जो ऊंचाई है उसको ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। अब हम इसका अर्थ क्या हुआ। दर्पण के सामने सदैव वस्तु दर्पण के सामने होगी तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब दर्पण के सामने भी बन सकता है। जैसे अवतल दर्पण की जो फर्स्ट 5 केस है, प्रथम 5 स्थितियां हैं, स्थिति 1, 2, 3, 4, 5, जो हमने हमारे पहले वीडियो प्रकाश के परावर्तन में समझाया है, उसको आप अवश्य देखें। वो जो है 5 स्थितियां प्रतिबिंब बनने की, उसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। और छठी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। तो देखें, तो दर्पण के सामने जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी दूरी होगी ऋणात्मक और दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी दूरी होगी धनात्मक। वस्तु तो सदैव दर्पण के सामने होगी, इसलिए उसकी दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की जो दूरी है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जब सामने प्रतिबिंब बनेगा तो ऋणात्मक होगी दूरी, जब प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो धनात्मक होगी। अब हम देखें, मुख्य अक्ष के ऊपर सदैव वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर होगी तो वस्तु की ऊंचाई सदैव धनात्मक होगी। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे भी हो सकता है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर भी हो सकता है। जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है और जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है तब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। तो जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उसकी ऊंचाई ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो उसकी ऊंचाई धनात्मक होगी। इसी को हम शब्दों में देखें, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु कहां रखी जाती है? वस्तु सदैव दर्पण के सामने होगी, अर्थात दर्पण के
बाईं ओर होगी। इसका अर्थ यह है कि दर्पण पर वस्तु से प्रकाश बाईं ओर से आएगा। दर्पण पर जो प्रकाश वस्तु से होकर आ रहा है वो बाईं ओर से आ रहा है। अब हम देखें, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जो भी दूरी मापें, दर्पण के सामने की दूरियां मापें या दर्पण के पीछे की दूरियां मापें, सारी दूरियां प्रारंभ कहां से की जाएगी? ध्रुव से। ध्रुव को मूल बिंदु माना गया है। अब हम देखें, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होगी। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरियां, दाईं ओर किधर होगा? ये दाईं ओर। दाईं ओर मापी गई सारी दूरियां धनात्मक होगी। इसी प्रकार से मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। ये मूल बिंदु है दर्पण का ध्रुव, और इसके बाईं ओर मापी गई सारी दूरियां कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। अब हम मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां मापी जाएगी वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरियां मापी जाएगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। अब हम आगे देखें, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण सूत्र कौन सा है? दर्पण सूत्र 1/v धन 1/u बराबर 1/f। इसमें v क्या है, u क्या है, f क्या है? v से तात्पर्य है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी को u से प्रदर्शित किया जाता है। और f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी f है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u है और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v। अब हम देखें आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। मतलब प्रतिबिंब कितने गुना वस्तु से बड़ा है। वस्तु और प्रतिबिंब की तुलना की जाती है आवर्धन में। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। हम क्या कह सकते हैं? आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और इसको सूत्र के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और बिंब की ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। m क्या है? m है आवर्धन। आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशन। अब हम इसको सूत्र रूप में देखें तो क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा h डैश बटे h। h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। h क्या है? बिंब की ऊंचाई अर्थात वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको अन्य सूत्र से भी निकाला जा सकता है। m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u। यहां पर m आवर्धन है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h वस्तु की ऊंचाई है, v दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, और u दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। तो इस प्रकार से हम आवर्धन दोनों सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखें, प्रकाश का अपवर्तन। सामान्यतः किसी माध्यम में प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश जब किसी सतह पर आपतित होता है, जब कोई प्रकाश स्रोत है उससे जो निकला प्रकाश वो किसी सतह से जब टकराता है तो क्या होता है? जब वो सतह से टकराएगा तो क्या होगा? इस प्रकाश का कुछ भाग सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। पहली घटना क्या होगी कि जो भी सतह से टकरा रहा है प्रकाश, उसका कुछ भाग क्या होगा?
पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा जिस माध्यम से वो आया है। दूसरी घटना क्या होगी, प्रकाश का कुछ भाग दूसरे माध्यम में चले जाएगा। एक तो ये हो सकता है कि प्रकाश का कुछ भाग सतह से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा जिस माध्यम से आया है। दूसरा क्या होगा, प्रकाश का कुछ भाग दूसरे माध्यम में संचरित हो जाएगा। अब हम देखें अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम का अर्थ होता है जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो क्या होगा, जब वो माध्यम परिवर्तित होगा उस समय वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब माध्यम परिवर्तित होगा तो उस समय वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब वो अपना रास्ता बदल लेती है। इस प्रकार की जो घटना है इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या हुआ, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपना मार्ग परिवर्तित कर लेता है, बदल लेता है। इस प्रकार की जो घटना है जो प्रकाश से जुड़ी हुई है इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब हम इसको चित्र के रूप में देखें। यह हमारे पास एक सतह है, आधार है, सतह है जिससे प्रकाश टकराएगा। ये डैश डैश लाइन एक काल्पनिक रेखा है जो सतह के साथ 90 अंश का कोण बना रही है, लंबवत है। इसको कहेंगे अभिलंब। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। ये जो ऊपर वाला माध्यम हम मान लें कि ये विरल माध्यम है और नीचे वाला माध्यम सघन माध्यम है। सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं, जब दो माध्यमों की तुलना की जाती है तो जिस माध्यम में अणु पास पास होते हैं वो सघन माध्यम और जिस माध्यम में अणु दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम। ये तुलनात्मक रूप से देखा जा सकता है। जैसे हम दो माध्यमों की तुलना करें, वायु और पानी, तो वायु हो जाएगा विरल माध्यम और पानी हो जाएगा सघन माध्यम। और यदि हम पानी और कांच की तुलना करें तो पानी हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हो जाएगा सघन माध्यम। तो माध्यम सघन और विरल कब होगा, जब दो माध्यमों की तुलना की जाएगी। अगर हम हवा और पानी की तुलना करेंगे तो हवा हो जाएगा विरल माध्यम और पानी हो जाएगा सघन माध्यम। यदि हम पानी और कांच की तुलना करेंगे तो पानी के जो अणु हैं वो दूर दूर है और कांच के अणु पास पास में है तुलनात्मक रूप से। तो पानी हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हो जाएगा सघन माध्यम। अब हम देखें कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो वो रास्ता बदलता है। वो किस प्रकार से रास्ता बदलता है, ये एक आपतित किरण जो सतह से टकरा रही है, ये आपतित किरण। अब ये आपतित किरण अगर यहां पर माध्यम परिवर्तित नहीं होता, समान होता अगर माध्यम, तो ये जो आपतित किरण है वो कैसे जाती, इसका रास्ता क्या होता, इसका रास्ता होता ये वाला, सीधी निकल जाती है। क्योंकि प्रकाश का गुण है, विशेष गुण है कि वो सीधी सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन अब माध्यम यहां पर परिवर्तित हो गया है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है प्रकाश। जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो जहां पर माध्यम परिवर्तित होता है उस बिंदु पर प्रकाश अपना रास्ता बदल लेता है और वो प्रकाश क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। प्रकाश विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, जिसे उसका वास्तविक रास्ता ये था, लेकिन अब उसने अपना रास्ता बदल लिया, वो अभिलंब की ओर झुक गया। ये क्या है, अपवर्तित किरण, और ये क्या है, आपतित किरण। तो यहां पर क्या हुआ, अपवर्तन की घटना हुई है, क्योंकि प्रकाश जब भी रास्ता बदलेगा माध्यम परिवर्तित होगा, प्रकाश अपना रास्ता बदलेगा, और प्रकाश जब अपना रास्ता बदलेगा तो उस घटना को कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो यहां पर भी अपवर्तन हुआ है। अब इसका उल्टा देखें,
पहले तो हम देख लें कि क्या हुआ। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको हमको याद रखना है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अब दूसरा जो एक ये हो सकता है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। जैसे यहां पर यह आधार है और इसका एक ऊपर एक काल्पनिक रेखा दर्शाएं हम। ये काल्पनिक रेखा अभिलंब है जो डैश डैश लाइन से दिखाई गई है। यह आधार के साथ 90 अंश का कोण बना रही है, लंबवत है, इसको अभिलंब कहेंगे। ये जो काल्पनिक रेखा है। अब हम ऊपर ले रहे हैं सघन माध्यम और नीचे ले रहे हैं विरल माध्यम। पहले हमने क्या लिया था, ऊपर विरल माध्यम और नीचे सघन माध्यम लिया था। अब जब प्रकाश किरण इस प्रकार से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, यह है प्रकाश की किरण जिसको हम कहेंगे आपतित किरण। अब अगर ये माध्यम परिवर्तित नहीं होता तो प्रकाश किरण जो आपतित किरण है उसका मार्ग कौन सा होता, उसका मार्ग ये होता, क्योंकि प्रकाश का विशेष गुण है कि वो सीधी सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन माध्यम परिवर्तित हो रहा है, सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो अपना रास्ता बदल लेगी। अब रास्ता कैसे बदलेगी, पहले तो वो अभिलंब की ओर झुक गई थी, अब क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये क्या है, ये भी प्रकाश की किरण है, लेकिन अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। तो क्या हुआ, जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। इसी को हम याद रखना है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम नेक्स्ट देखें। अब हम देखेंगे कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। कांच का आयताकार गुटका ले लें सबसे पहले और उसमें अपवर्तन को दिखाएं। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों में गिना जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। तो सबसे पहले हम ले लें कांच का आयताकार गुटका। ये ले लिया हमने कांच का आयताकार गुटका, इसको नाम दे दें ए, बी, सी और डी, ये नाम दे दिया हमने। अब हम एक अभिलंब ड्रा करें, अभिलंब खींचें, काल्पनिक रेखा खींचें जो इस कांच के गुटके के साथ 90 अंश का कोण बनाए। ये हमने अभिलंब खींचा, डैश डैश लाइन। ये लंबवत है, कांच के सतह के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। ऊपर का माध्यम वायु है, ये कांच वाला माध्यम है, मतलब विरल माध्यम वायु है, कांच सघन माध्यम है। नीचे फिर देखें तो वायु, सघन, विरल, विरल, सघन। अब हम देखें प्रकाश की किरण अभी वायु से कांच में प्रवेश करेगी। वायु क्या है, कांच की तुलना में, वायु कांच की तुलना में विरल माध्यम है। तो ये जो प्रकाश की किरण है इसको कहेंगे आपतित किरण। ये प्रकाश की किरण अभी कहां से कहां प्रवेश कर रही है, अभी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। जैसे ही ये सतह से टकराएगी, अगर यहां पर कांच नहीं होता, माध्यम वायु ही होता नीचे भी, तो प्रकाश किरण का रास्ता क्या होता, प्रकाश किरण का रास्ता सीधा होता। ये वाला रास्ता, इस रास्ते से वो गमन करती। लेकिन माध्यम चूंकि परिवर्तित हो गया है, वायु से अब माध्यम हो गया कांच, मतलब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो क्या होगी, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जैसा हमने पहले देखा है कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। ये यहां पर जो कोण बनेगा, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य यहां पर जो कोण बनेगा इसको कहेंगे कोण आई। ये है आपतन कोण। इसी प्रकार से अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, इसके मध्य जो कोण बनेगा इसको कहेंगे अपवर्तन कोण, कोण आर। और अब
पुनः क्या होगा, अब कांच से वापस बाहर निकलेगी प्रकाश किरण। अब क्या होगा, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। तो पहले हम अभिलंब ड्रा कर ले, यहां पर यह अभिलंब है। तो अब यह प्रकाश किरण किधर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी कि अभिलंब की ओर जाएगी? तो ये क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि ये सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश कर रही है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे निर्गत किरण। तो ये हो गई निर्गत किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये हो गई आपतित किरण। अब यहां पर हम देखें अभिलंब और यहां पर अपवर्तित किरण के मध्य यहां पर कोण कौन सा बनेगा, ये I था, ये अपवर्तित किरण इस सतह के लिए क्या होगी, आपतित किरण होगी। तो यहां पर I1 कोण बनेगा। इसी प्रकार से ये वाली किरण ये अपवर्तित किरण होगी। तो यहां पर कोण कौन सा बनेगा, कोण R1 बनेगा। ये I1 जो है, I जो है वो R1 के इक्वल होगा। कोण I किसके इक्वल होगा, कोण I इक्वल होगा कोण R1 के। ये जो आपतन कोण है ये इस अपवर्तन कोण के इक्वल होगा। ये निर्गत किरण है, ये मूल किरण है। जो आपतित किरण है वो इस दिशा में जाती थी। अब अगर यहां पर माध्यम परिवर्तित नहीं होता तो ये इस दिशा में जाती। चूंकि माध्यम परिवर्तित हुआ है इसलिए इसकी दिशा बदली, और जब ये बाहर निकली तब इसकी दिशा ये थी। दोनों एक दूसरे के समानांतर हो गई, और दोनों के बीच जो गैप है इसको कहेंगे विस्थापन, अंतिम विस्थापन। वास्तव में प्रकाश किरण यहां से जाती, लेकिन माध्यम परिवर्तित होने के कारण उसका विस्थापन हुआ उस प्रकाश किरण का, और वो प्रकाश किरण का रास्ता ये हो गया। तो विस्थापन कितना हुआ, यहां से लगाकर यहां तक की जो दूरी है, ये जो गैप है, ये कहलाएगा अंतिम विस्थापन। अब हम नेक्स्ट में देखें अपवर्तन के नियम। दो नियम है अपवर्तन के। कौन कौन से दो नियम हैं, पहले हम चित्र के रूप में देखें। ये कांच का गुटका है जो सघन माध्यम कहलाएगा। यह अभिलंब है, डैश डैश वाली रेखा, काल्पनिक रेखा जो कांच के गुटके की सतह के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। यूं कहें कि यह लंबवत है कांच की सतह के साथ, यह अभिलंब कहलाएगा। यह माध्यम 1 है, अगर इसको वायु मान ले। यह माध्यम 2 है, यह कांच, यह सघन माध्यम, यह विरल माध्यम, यह प्रकाश की आपतित किरण है। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब यहां पर हम देखें तीन किरणें, तीन चीजें देखें हम, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। ये क्या है, अपवर्तित किरण। ये जो किरण है अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है अपवर्तन का। अपवर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या है पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है जब एक ही रंग की प्रकाश किरणें किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर पड़ती है। जब एक रंग की प्रकाश किरण, ये एक रंग की प्रकाश किरण है, ये दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ, ये वाला सीमा पृष्ठ है जहां पर एक माध्यम समाप्त हो रहा है दूसरा माध्यम प्रारंभ हो रहा है, इसको कहेंगे सीमा पृष्ठ दो माध्यमों का। तो किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर पड़ती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण, ये आपतन कोण हो जाएगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है ये कहलाएगा कोण आई, आपतन कोण। इसी तरीके से अभिलंब
और अपवर्तित किरण के बीच का जो ये कोण है ये कहलाएगा कोण R। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात है वो नियतांक होगा। यहां पर यदि दोनों कोणों का अनुपात निकाला जाए तो वो सदैव क्या होगा, नियतांक होगा, परिवर्तित नहीं होगा। यदि हम आपतन कोण बदल देंगे तो उसके समानुपात में अपवर्तन कोण भी बदल जाएगा। तो इनका अनुपात सदैव नियतांक रहेगा। बार बार हम बदल बदल के इसको देख सकते हैं। जैसे अगर हम आपतन कोण 20 ले लें तो अपवर्तन कोण होगा 10। फिर अगर हम आपतन कोण का मान बदल दें, 10 कर दें, तो अपवर्तन कोण हो जाएगा 5। तो कुल मिला के दोनों का जो अनुपात है वो स्थिर रहेगा, नियतांक रहेगा। इसको कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, साइन I बटे साइन R। ये है आपतन कोण की ज्या और साइन R क्या है, अपवर्तन कोण की ज्या। ये दोनों क्या रहेंगे, इनका अनुपात नियतांक रहेगा। और इसको क्या कहेंगे हम, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम, ये 2 जो है ये कहलाएगा दूसरा माध्यम। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या रिफ्रैक्शन इंडेक्स कहते हैं इसको, और इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहां पर हमारा वीडियो एंड होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।